academic. Can I say again? Yes, Panna. Please repeat it again. Okay. Hello, everyone. Good afternoon. A very warm welcome to all of you from Spirituality, Health and Inner Value Academic. Myself, Vandana Rajiv Chaudhary, psychological counselor. Today's topic is hypertension. Today we'll know about hypertension. Today we are having Dr. Manju Chaudhary. She is a BAMS gold medalist, first and second degree healer, Reiki healer. She did a postgraduate diploma in counseling and spiritual health, MSc in counseling and spiritual health, and she has been practicing since 25 years. तो आज हम जानेंगे डॉक्टर मंजू से अबाउट हाइपरटेंशन कि वो क्या होता है, क्योंकि आजकल हम सब सुनते आ रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में. सो आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर मंजू, प्लीज. Hello, good afternoon, everybody. I am Dr. Manju Chaudhary. I am a doctor and a spiritual counselor. I welcome you all on behalf of Spirituality, Health and Inner Values Academy. Today we are going to discuss the topic hypertension or high blood pressure. और इस डिस्कशन में मेरा साथ देंगी मेरी दोस्त और होस्ट वंदना चौधरी, जो कि बहुत ही अच्छी काउंसलर हैं. So let's start the topic. Hypertension और high blood pressure. हम डॉक्टर मंजू का स्वागत करते हैं और हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन के बारे में, क्योंकि आजकल हम सब सुन रहे हैं कि सब कह रहे हैं मुझे हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है. तो ये हाइपरटेंशन क्या है, क्या आप बताएंगे इन डिटेल में? हाँ जी, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर आजकल के टाइम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. हाइपरटेंशन जैसा कि नाम से क्लियर है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना. और ये ब्लड प्रेशर जो है वो किसी भी कभी भी किसी भी कंडीशन में बढ़ सकता है. पर हाइपरटेंशन को समझने से पहले हमें ब्लड प्रेशर को समझना जरूरी है. हमें उसको समझना होगा कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, तो उसे हमें हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को समझने में आसानी होगी. हमारे शरीर में जो भी ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा आर्टरीज और वेसल्स में पंप होता है. जब भी हमारा हार्ट स्क्वीज करता है या पंप करता है तो जो ब्लड वेसल्स या आर्टरीज में जाता है, उस समय जो ब्लड का आर्टरीज और ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जो प्रेशर होता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज और ब्लड वेसल्स. और ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग्स होती हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो तब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है. जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज करता है, तो उससे जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में जाता है. और उस समय जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. और इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस जो हार्ट हमारा रेस्टिंग स्टेज में होता है, उस समय जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो उस समय जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है वो होती है 120/80 mmHg. इट मीन्स 120 जो है वो उसका सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो उसका डायस्टोलिक प्रेशर है. अगर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या इससे ज्यादा बना रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि द पर्सन और द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. और ये ब्लड प्रेशर जो है इसकी रीडिंग हमें ऐसा नहीं होता कि एक ही बार कोई पेशेंट आया या कोई पर्सन आया उसकी हमने एक ही रीडिंग ली और हम ये कह देंगे कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. एक्चुअली में पेशेंट की हमें 3 या 4 रीडिंग्स लेनी होनी चाहिए और डिफरेंट सिचुएशन में हम उसकी रीडिंग्स लेंगे कॉन्जिक्यूटिव डेज पर, डिफरेंट सिचुएशंस में.
उसकी रीडिंग्स लेकर ही हमें कुछ डिसीजन पर पहुंचना चाहिए कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है भी या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन एकदम से रनिंग करके आया है या उसने कोई एक्सरसाइज की है या ब्रिस्क वॉक की है, अगर हम उसका बीपी चेक करेंगे तो एकदम से उसका बीपी उस टाइम वो हाई होगा, तो उसका बीपी जो है वो एकदम हाई होगा। तो हमें पहले पेशेंट को रिलैक्स कराना है। पेशेंट का बीपी हमेशा पीसफुल कंडीशन में और रिलैक्स कंडीशन में ही लेना चाहिए। तो इससे जो है वो रीडिंग हमें लेकर 3-4 रीडिंग लेकर ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि उसे हाइपरटेंशन पेशेंट को है या नहीं है। So the hypertension is the force of the blood pushing against the walls of the arteries. If it remains too high over a sustained period, then this condition is called hypertension or high blood pressure. अब डॉक्टर अंजू आप ये बताएंगे कि हाइपरटेंशन की क्या टाइप्स है, क्या कॉजेस है, किन वजह से ये हमें हाइपरटेंशन होते हैं, इनका क्या कारण है? हाँ जी, वरना हाइपरटेंशन की एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है वो दैट इज विदाउट एनी एग्जैक्ट कॉज, उसमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है उसमें कोई ना कोई एग्जैक्ट कॉज जो है वो जरूर होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है वो सडनली नहीं होता, वो ईयर्स में जाके होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है और इतना सीवियर भी नहीं होता। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है दैट हैपन सडनली और वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन में कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता, बट फिर भी उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि सबसे पहले रिस्क फैक्टर है जेनेटिक। कभी कभी हमारे जीन्स में डिस्टरबेंस होती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। फैमिली हिस्ट्री होती है, किसी किसी की ये फैमिली में रन करता है, तो ये हेरिडिटरी होता है। और एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। टोबैको ज्यादा लेने से क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है या ब्लड वेसल्स है उनकी जो इनर लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है और हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइटरी हैबिट लेने से भी हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कैफीन का यूज़ करते हैं, ज़्यादा टी कॉफ़ी लेते हैं, ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमारी जो अंदर लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाता है। फैट डिपॉजिट होने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो नैरो हो जाती है आर्टरीज और वहाँ पे प्रेशर बढ़ने से हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा एक कॉज आता है ओबेसिटी। जो मोटे लोग होते हैं उन लोगों में हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो 20 पर्सन होते हैं मोटे लोग होते हैं उनका जो बॉडी सरफेस होता है, सरफेस एरिया जो ज़्यादा होता है, तो उसमें उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी वजह से हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसकी आर्टरीज भी थिक हो जाती हैं, तो इस वजह से उनमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल भी बहुत अफेक्ट करता है। अगर कोई पर्सन इनएक्टिव रहते हैं, वो बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक नहीं करते, कोई भी मतलब फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, तो उन लोगों में भी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो नमक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि साल्ट क्या है, साल्ट भी सोडियम है, सोडियम से वाटर रिटेंशन होता है और अगर बॉडी में पानी का ज़्यादा रिटेंशन हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है उनमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है एज, एज भी एक फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए। ओवर द एज अबव 60 ईयर्स जो होते हैं उनकी ऑटोमेटिकली बाय नेचर जो है हार्ट की या ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती है, नैरो हो जाती हैं। उनकी नैरोइंग ऑफ आर्टरीज होने से वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और उनमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो मेन फैक्टर है वो है स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में जो है तनाव जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है
हाइपरटेंशन के लिए। तो जो ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ओवर एक्सेसिव उनकी थिंकिंग होती है, तो उनको भी हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है उसमें कोई ना कोई एग्जैक्ट कॉज होता है, जैसे कोई ना कोई किडनी की बीमारी, उनको कोई ना कोई गुर्दों की बीमारी होगी, कोई एड्रीनल ट्यूमर होगा, कभी कभी किसी मेडिसिन की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उनकी वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना था कि हाइपरटेंशन के क्या कॉज और सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे पेशेंट को पता चले या पता चले लोगों को कि हमें हाइपरटेंशन हो गया है। हाँ वंदना, क्या होता है कि स्टार्टिंग में हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम होते ही नहीं है। काफी समय तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है या वो हाइपरटेंशन के पेशेंट बन चुके हैं। जब ये सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है, जब बहुत सीवियर हो जाता है, तब जाके इसके सिम्टम होते हैं। कभी कभी तो एकदम से बीपी शूट कर जाता है, तब जाके लोगों को पता चलता है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है या उनको हाई ब्लड प्रेशर है। और इसके जो सिम्टम होते हैं उनमें मेन जो होता है सबसे पहले सीवियर हेडेक, बहुत तेज सिर में दर्द होना। क्योंकि क्या होता है, ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिलती तो ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं वो थिक हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। उसकी वजह से ब्लड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने से सीवियर हेडेक होता है। इसकी वजह से चक्कर आने लग जाते हैं। इसके अलावा ब्लड विजन, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है उनको धुंधला दिखाई देने लगता है, उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी आंखों में जो है वो टाइनी वेसल्स होते हैं, वो जो नैरो हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी वो सब ब्लड विजन होता है, उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता। अगर एडवांस स्टेज होता है, ज्यादा बीपी बढ़ जाता है, तो कभी कभी विजन लॉस भी हो जाता है इवन ना। इसके अलावा एक सिम्टम होता है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग, नाक से खून का आना। ऐसा तभी होता है जब नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उनके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, तो उससे वो आर्टरीज जो है वो रप्चर हो जाती हैं और नाक से जो है वो ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके अलावा एक मेन सिम्टम है हाइपरटेंशन का चेस्ट पेन। चेस्ट में भी पेन होने लग जाती है, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो जो हार्ट की आर्टरीज है वो भी अंदर से हार्ड है, थिक है, नैरो है, उनमें भी ब्लड का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से ही चेस्ट पेन होने लग जाती है। किसी किसी पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, जी कच्चा होना, उल्टी आना, फैटीग, कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा कुछ ब्रेन के सिम्टम होते हैं, जैसे मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन। ये जितने भी ब्रेन के सिम्टम हैं, ये जो भी ब्रेन को आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें प्रेशर बढ़ने से ये सभी मेंटल कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, ये सब होता है जब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। इसके अलावा कई बार कानों में कुछ कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, और इरेगुलर हार्ट बीट भी हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि शुरू में देयर आर नो स्पेसिफिक सिम्टम इन स्टार्टिंग हाइपरटेंशन। In most of the cases, high BP doesn't cause any symptoms. जब मुझे और पूछना था ये कि जब पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तो उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या वो फेस कर सकते हैं? हाँ जी, जब बीपी जो है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि पूरे ऑर्गन्स को, जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ओवर द टाइम क्या होता है, वो जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। बहुत सारे हमारे जो बॉडी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। जैसे कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हार्ट अटैक। जब हाई ब्लड प्रेशर काफी समय, लंबे समय तक बना रहता है, तो जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो बहुत ही थिक हो जाती हैं। थिक होने से क्या है, वो नैरो हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। तो अंदर प्रेशर बढ़ने से
हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिससे कि हार्ट अटैक हो जाता है, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं, जब प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई ना मिलने से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। सेकेंड है हार्ट फेल्योर। कई बार क्या होता है कि हार्ट को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट की मसल्स भी इतनी थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, तो हार्ट फेल भी हो जाता है। और इसके अलावा कई बार रीनल फेल्योर, मतलब किडनी भी फेल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। गुर्दे भी कई बार काम करना बंद कर देते हैं अगर हार्ट किडनीज को जो रीनल आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो भी कई बार उनमें भी प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी नैरो हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, तो उनमें भी प्रेशर बढ़ने से किडनी भी गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। जो ब्रेन को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें भी कई बार नैरोइंग कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसकी वजह से वो आर्टरीज जो है वो रप्चर हो जाती हैं और ब्रेन अटैक भी हो जाता है। इसके अलावा होता है टेम्परेरी हेमिप्लेजिया। उससे क्या होता है, आधी बॉडी जो है हमारी उसमें लकवा हो जाता है, हम उसे पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत लंबे समय तक जब ब्लड प्रेशर बना रहता है और अनट्रीटेड होता है, अनडायग्नोज होता है, पता ही नहीं चलता पेशेंट को, और तब पता चलता है जबकि बहुत सारे उनके वाइटल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं, बहुत कुछ उनमें अफेक्ट हो चुका होता है, नुकसान हो चुका होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आती हैं। आफ्टर ए वाइल हाइपरटेंशन कैन डैमेज हार्ट, किडनीज, ब्रेन एंड आईज। वंदना। बहुत कुछ पता चल रहा है आपसे। हाँ, थैंक यू वंदना। मैं ये पूछूंगी कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या किसी भी आम इंसान को कैसे पता लगेगा कि उसे हाइपरटेंशन है? हाँ, वरना ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन या बीपी है। एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं कि हम जिससे ये डायग्नोज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं है। हम पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं कि उसे कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट से रिलेटेड या कोई रीनल प्रॉब्लम, कोई किडनी से रिलेटेड, गुर्दों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, डायबिटीज, शुगर वगैरह। और उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि उसकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाइपरटेंशन की, उसके पेरेंट्स को कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही हो, ये सब पूछ सकते हैं हम। इसके अलावा हम उसकी एज भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर एज ज्यादा होगी तो उसमें हाइपरटेंशन के, अगर 60 ईयर्स प्लस हो तो उसमें हाइपरटेंशन के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उनकी आईज को हम देख सकते हैं कि रेटिनल अगर चेंजेस हो रहे हैं उनके रेटिना में, तो हम पहले ही, इससे पहले कि उनका विजन लॉस हो, हम पहले ही वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम सोडियम और पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका लेवल देख सकते हैं। अगर सोडियम का लेवल ज्यादा है और पोटेशियम का लेवल कम है, तो इससे ये पता लग सकता है कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं उस पेशेंट में। इसके अलावा हम रीनल टेस्ट भी करवा सकते हैं, किडनी के टेस्ट, ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, नाइट्रोजन है। अगर ये सब बढ़े हुए हैं तो हमें पता लगता है कि उसे किडनी की प्रॉब्लम है। अगर किसी पेशेंट में कोई गुर्दे से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हम यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, पेशेंट का 24 आवर यूरिन करवा सकते हैं प्रोटीन के लिए, उससे भी हाइपरटेंशन का पता लग सकता है। साथ साथ हम उसमें ईसीजी करा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं हार्ट का, उससे एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है हमें, हार्ट की साइज का पता लग जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि पेशेंट में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से उसके हार्ट में प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा हम उसकी रेटिना का, वो मैंने पहले ही बताया, वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई उसको रेटिनोपैथी या उसकी रेटिना में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इस तरह से हम सारी फिजिकल एग्जामिनेशन, सब हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं। और a single reading showing high BP doesn't mean that the patient is suffering from
हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। हमें बहुत सारे टेस्ट करवाने चाहिए, बहुत सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। डॉक्टर मंजू, अब आप हमें ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए जिससे हम हाइपरटेंशन से बच सके, हाँ जी वंदना, अपने आप को ये हाइपरटेंशन से बचा सके। एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर हैं जिनमें जिनसे कि हम जिनको हम अपनाकर हाइपरटेंशन से हम बच सकते हैं। हम अगर शुरू से ही ध्यान रखें, शुरू से ही ऐसे तरीकों को अपनाएं कि हम कोशिश करें कि हमें ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़े ही ना। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में क्या है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हमें सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। अपने डाइटरी हैबिट्स को हम ठीक कर सकते हैं। हमें कैफीन को अवॉइड करना है, टी कॉफी है जैसे उसे अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमें अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए। वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। कोई भी हम एक्सरसाइज डेली ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि हम डेली रूटीन में कर सकें। और इसके अलावा हमें जो अपने भोजन में नमक का कम से कम यूज करना चाहिए। हमें जो सोडियम है वो हमें कम से कम लेना है, और पोटाशियम को हमें बढ़ा देना है। जो भी जैसे नारियल पानी है, एप्पल है, इन सब में पोटाशियम ज्यादा होता है। तो हम ये अपनी डाइट को, अच्छी डाइट लेकर भी, हेल्दी डाइट लेकर भी हम अपने हाइपरटेंशन से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा हमें टोबैको का यूज नहीं करना है, अल्कोहल भी कम से कम यूज करनी है। टोबैको लेने से क्या होता है कि अंदर जो हमारी लाइनिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है ब्लड वेसल्स की, और उससे ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब होके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें फैटी फूड को भी अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आर्टरीज की ब्लड वेसल्स में फैट की डिपोजिशन हो जाती है तो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है। वी शुड रिड्यूस आवर स्ट्रेस। हमें अपने तनाव को कम करना है, क्योंकि तनाव या स्ट्रेस जो है वो हाइपरटेंशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और अगर मन में हमारे कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें उसे वेंट आउट करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने गॉड के साथ, बाबा के साथ। हम किसी के साथ भी अपनी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे दिल पर बोझ ना रहे। और ये कहते भी है ना कि अगर दिल खोला होता यारों के साथ, अगर दिल खोला होता यारों के साथ, तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। ये सिर्फ एक थैंक यू लाइन बंदना। नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये रियली अगर हम इसको फॉलो करें तो फिर तो कोई कोई टेंशन और कोई हाइपरटेंशन ही नहीं रहा। एग्जैक्टली, टेंशन नहीं होगी तो हाइपरटेंशन अपने आप होगा ही ही ठीक हो नहीं। जाए। एग्जैक्टली वंदना, बराबर। आई एक टोटली लास्ट एग्री क्वेश्चन, विद यू। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था हाँ कि जी। हाइपरटेंशन का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहना चाहिए ताकि हम अपनी बीमारियों को अच्छे से मैनेज कर सकें। हाँ जी, हाइपरटेंशन को हम मैनेज कर सकते हैं अगर एक बार हो गया। अगर हम साथ साथ, हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो हमें लेनी ही लेनी है, जो भी डॉक्टर हमारा हमें प्रिस्क्राइब करता है। उसके साथ साथ हम कुछ बातों को ध्यान में रख के हाइपरटेंशन को खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और इसके साथ साथ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं। अपने हमें भोजन में नमक का कम से कम यूज करना है, और कैफीन का कम से कम यूज करना है। उसके लिए चाय कॉफी जितना कम हो सके उतना ही लेना है। इसके अलावा टोबैको और अल्कोहल को भी अपने भोजन से निकाल देना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हमें करते रहनी चाहिए। स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, नो स्मोकिंग। इसके साथ अपना वेट भी जो है वो कंट्रोल रखना है, अपने वजन को जो है वो बढ़ने नहीं देना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस को भी हमें काबू पाना है, अपने तनाव को भी कम करना है। उसके लिए हमें कोई ना कोई मेडिटेशन जरूर करनी है। हम बाबा से कनेक्ट कर सकते हैं, गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे हम पावर ले सकते हैं, उनसे हम
प्यार और शांति की किरणें लेके हम अपने आप को पीसफुल बना सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मंजू जी कि आज आपने अपना टाइम निकाला और हमें दिया, इसके A लिए healthy, आपको once again yes, Vanna. A healthy diet, exercise, and taking medicine if needed, and getting regular BP checks can help you stay healthy. Thank you, Dr. Vanna. थैंक यू Thank सो you. मच अगेन। अब हम आपके सामने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको चैट बॉक्स में यस और नो करके आपको आंसर देना है उसके। आपको चैट बॉक्स में उसके आंसर यस और नो में देना है। 15 क्वेश्चंस रहेंगे स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल के ऊपर, साइकोलॉजिकल एंड मेडिटेशन। तो आप चैट बॉक्स में 1 लिख के यस अगर पूरा नहीं लिखना है तो वाई, नहीं तो एन लिखिए। नंबर 1 एन या वाई चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल पे है मेरा ये क्वेश्चन। फर्स्ट, हैव यू एक्सपीरियंस एनी फियर ट्रॉमा फ्रॉम चाइल्डहुड टिल डेट? आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने चाइल्डहुड में, जब आप छोटे थे, बचपन में ऐसा कुछ डरावना या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ घटना जो अभी तक आपको याद है? आप यस चैट बॉक्स में आप यस और नो ऐसे डालेंगे। नंबर 1 करके यस या नो, वाई या एन। सभी ने डाला कि हमारे पार्टिसिपेशन 17 है और आंसर 7 आए। चैट बॉक्स में आपको यस और नो डालना है। कुछ ऐसी बचपन की घटना, फियर, डर जो आज के डेट में भी आपके साथ है। ओके, डू यू स्लीप आफ्टर 11 PM? क्या आप रात को 11 बजे के बाद सोते हैं? दूसरा क्वेश्चन, यस या नो चैट बॉक्स में डालेंगे। डू यू एक्सरसाइज डेली? क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं? नंबर 3, यस या नो डालना है आपको। क्या हम डेली एक्सरसाइज करते हैं? नंबर 4, डू यू सिट, रिलैक्स और रिमेन हैप्पी एटलीस्ट 3 times in a day? आप पूरे दिन में 3 बार कभी भी शांति से अपने लिए समय निकाल के बैठना या खुश रहना वो होता है आपका पूरे दिन में? हम क्या करते पूरा दिन आंख खोलते तब से दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, पूरा 24 घंटा हमारा दूसरों के लिए जाता है, पर हम अपने लिए क्या करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्वस्थ है तो दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं घर के। नंबर 5, डू यू हैव एनी एडिक्शन? आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन, कोई भी लत है किसी भी प्रकार का? आप आंसर यस या नो से देंगे। नंबर 5, यस या नो। आगे बढ़ू मैं? अब हम साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस है। आपको 1 फिर यस और नो डालना है, सेकंड में भी वैसे ही आपको 5 के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स कॉन्स्टेंटली? आपको
लगातार पॉजिटिव फीलिंग्स आते हैं? यस या नो, ये डालना है आपको। Now number 2. Number 2, do you keep yourself busy and active? क्या आप अपने आप को बिजी रखते हैं, दिन में एक्टिव रखते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको अपने आप को बिजी और एक्टिव रखना ही है। कहते हैं ना, खाली दिमाग। Now number 3, do you have a purpose and meaning for your life? आपकी लाइफ में कोई मीनिंग या पर्पस है? आपके लाइफ में कोई पर्पस, कोई मीनिंग है? यस के लिए आप चैट बॉक्स पे नंबर 3 लिख के डालेंगे, यस और नो। Now number 4, do you become panic with a rapid breathing or breathlessness and trembling? आपके सांस ऊपर नीचे ज्यादा तेज हो जाना, कम हो जाना, हाथ कांपना, ये क्या होता है आपके साथ? आप पैनिक हो जाते हैं जल्दी? यस या नो? Now number 5, do you remain relaxed and easy most of the time? आप दिन में रिलैक्स एंड इजी रहते हैं ज्यादा समय? मीन्स एक जगह अगर टीवी पे बैठे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे टीवी पे ही देखने में निकाल लेना। यस और नो? नाउ मेडिटेशन के क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपको। 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें भी, और पांचों के आंसर आपको फर्स्ट यस और नो में ऐसे आंसर देना। आई कैन अप्लाई अ ब्रेक टू माई थॉट्स। क्या आप अपने थॉट्स को ब्रेक देते हैं कि कुछ कंटिन्यूअसली चल रहा है? क्योंकि थॉट्स हमारे या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या वेस्ट होते हैं। तो कोई थॉट्स चल रहा है, अगर नेगेटिव ही थॉट्स चल रहा है सपोज, तो क्या आप उसे ब्रेक देते हैं, स्टॉप करते हैं? Most of the second, okay. Now second question, most of the time I remembering the past. आप ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं? Most of the time. जो बीत गई, आज सुबह जो बीत गई, कुछ हुआ पूरा दिन उसी के बारे में सोचना, या कोई ऐसी बातें जो कंटिन्यूअसली चल रहा है हमारे माइंड में? नाउ नंबर 3, आई एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। क्या आप दूसरों को जैसे
सामने वाले कैसे भी है उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको स्वीकारते हैं कि उनका नेचर ऐसा ही है? Yes or no? Yes or no में आंसर देना है. Okay. Now number 4. I spend time in solitude at least 1 hour in 24 hours. In 24 hours में आप अपने लिए 1 hours निकालते हैं कि आप शांति के साथ? आप अपने लिए टाइम निकालना, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए. तो आंसर लिखेंगे yes और no में. Now number 5th, last question. I am able to cooperate with everyone. क्या आप दूसरों के साथ रहना, मिलना, कॉर्पोरेट करना करते हैं? सोशल रहते हैं? ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपसे छूट गया हो तो मैं रिपीट करूं फिर से? कोई क्वेश्चन है ऐसे जो मुझे फिर रिपीट करना है? नो मैम. ओके, थैंक यू. ओके, अब ये हम देखेंगे आपका, आपने जो यस और नो किया है उसको एनालाइज करेंगे. एंड अब हम बात करेंगे 5 days वर्कशॉप के बारे में. It is a matter of a great pride and pleasure to share with you that Spirituality, Health and Inner Values Academic has decided to conduct a 5 days free holistic healthcare workshop. Spirituality, Health and Inner Value Academics ने आपके लिए 5 days free workshop arrange किया है. Person suffering from any diseases, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीजेस है, आपको नहीं है, फिर भी आप अपने परिवार के साथ बैठ के ये कर सकते हैं. 5 days का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ आप बैठ के, जो स्वस्थ है ये उनके लिए भी है, ताकि कोई भी बीमारी से पहले जो प्रिवेंशन हमें पता चल जाएगा तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी डिसीजेस को. तो ये 5 days के जो हमारे वर्कशॉप है इसमें हमारी मेडिकल टीम्स, प्रैक्टिशनर्स, काउंसलर्स एंड डॉक्टर्स ये आपके साथ रहेंगे. 5 days आपके हर चीज का ध्यान रखेंगे, आपके वेलनेस कोच की तरह रहेंगे. 5 days आपके डिजीज को ट्रैक करेंगे and will be scientifically tested, proven and international accepted techniques and method for your holistic health के लिए ये सब यूज करेंगे. With practice of 5 days, we'll learn everything about healthy mind and body. हम ये 5 days में अपने माइंड को, अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है ये सिखाएंगे. यहाँ पे ये बताएंगे कि किस तरीके से आप खुद रख सकते हैं. विल हम डिसीज के जो मेन कॉज है कि क्यों हमको डिसीज हो रहा है, उसके कारण क्या है, उसकी प्रिवेंशन, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे. और it will be able to handle the decision and situation. आपको इतने अच्छे से 5 days में बताएंगे कि आप अपने डिसीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. इसके लिए हम ग्रुप और इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग करवाएंगे एंड मॉर्निंग मेडिटेशन करवाएंगे.
जिसमें मॉर्निंग मेडिटेशन रहेगा और ड्यूरिंग आवर सेशन we will understand the scientific benefits of early morning meditation. तो जो सुबह उठ के जो मेडिटेशन करना है उसके बेनिफिट्स भी बताया जाएगा और मेडिटेशन भी होगा सुबह सुबह. We'll understand the function of mind and its influence in our body. हमारे सोच का प्रभाव हमारी बॉडी पे कैसे पड़ता है. हम खुद ही डॉक्टर है, हम खुद ही पेशेंट है. हम चाहे तो हम अपने आप को अस्वस्थ भी कर सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं. तो हम अपने आप को कैसे हील करना है वो हम सिखाएंगे. यहाँ पे डेली एक्सरसाइज होगा, अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे. स्ट्रेस मैनेजमेंट, विल टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट कि अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है. असर्टिव स्किल्स, रिलैक्सेशन, माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन कराएंगे थ्रू मेडिटेशंस. विल टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल कैसे होने चाहिए. हमारे लाइफस्टाइल में हमारा डाइट कैसा होना चाहिए. ये सब हम डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने डिसीज को कंट्रोल कर सके. So for healthy life you can join us. For that, so please fill the registration form link. आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको फिल करना है. अगर इंटरेस्टेड है, आपको करना है क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है. 5 days का, जिनको डिसीज है वो भी कर सकते हैं, जो हेल्दी है वो भी कर सकते हैं. ये 25th of August से स्टार्ट होगा. 25th to 29th August वर्कशॉप है एंड 29 will be on Sunday. तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और जिनको ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं. ये फ्री है, फ्री वर्कशॉप है. एंड सो टिल देन, थैंक यू एंड वेरी मच. Thank you so much to all of you. Vanna. Thank you. Okay. Thank you all. Thank the you. participants, we thank you for your valuable time for attending this session. Thank you all.